नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है इको टैक्स के बारे में है। मतलब अगर पर्यावरण में आप हानि पहुंचाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, कर भरना पड़ेगा। इसके क्या फायदे हो सकते हैं, इससे मिलने वाले पैसे को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बारे में यह आर्टिकल बात करता है। बहुत अच्छे सुझाव देता है अपने आप में। यह आर्टिकल बड़ा ही दिलचस्प है, तो जानेंगे हम डिटेल में इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आज का आर्टिकल है ये है जो प्रमोटर्स रहते हैं कंपनी के, उनके बारे में कि यहाँ पर अगर कंपनी का दिवालिया हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है कि अगर पर्सनल गारंटी ली है प्रमोटर्स ने तो यहाँ पर क्या उसका परिणाम होगा वो हम देखेंगे। क्या लाइबिलिटी, क्या जिम्मेवारी प्रमोटर्स की रहेगी दिवालिया हो जाने पर, उनकी पर्सनल गारंटी की जो लाइबिलिटी रहेगी वो उनकी बनी रहेगी क्या, वो हम जानेंगे कि क्या रूलिंग है और सरकार इसके पक्ष में, इस रूलिंग के पक्ष में क्यों है, वो भी हम जानेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश होता है जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। ट्विटर और लिंक्डइन पे जुड़ने की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई आपका यहाँ पर सजेशन हो, उसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहे तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे ये सुझाव या आपका जो भी फीडबैक हो वो मुझे दे सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ने के पहले आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। वह यह है कि हाल ही में भारतीय नेवी जो है उन्होंने एक वॉरशिप कम डिस्ट्रॉयर जो है उसे डीकमीशन करा है। मतलब अभी ये उपयोग में इंडियन नेवी के द्वारा नहीं लाया जाएगा। तो कौन सा ये वॉरशिप है आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है INS राजपूत, ऑप्शन बी है INS रंजीत, ऑप्शन सी है INS राणा या ऑप्शन डी INS गंगा। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि क्रेडिटर किस तरीके से पर्सनल गारंटी जो है प्रमोटर्स की उसे इन्वोक कर सकते हैं, मतलब उसका यहाँ पर लागू करवा सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, क्या निर्णय आया है, इस पर आपको एक चर्चा करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए जो पहला आर्टिकल है आज का हमारा इन्वायरमेंटल टैक्स, मतलब जो पर्यावरण कर के बारे में है आज का हमारा पहला आर्टिकल। इको टैक्स भी हम इसे शॉर्ट में कह सकते हैं। तो अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात करें, कोविड अफेक्टेड फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि फिशियल डेफिसिट जो है, मतलब यहाँ पर सरकार की जितनी आय होती है और जितना खर्च होता है उसके बीच में जो नुकसान का अमाउंट होता है उसे फिशियल डेफिसिट कहते हैं। तो यहाँ पर 9.5 का फिजिकल डेफिसिट जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट अनुमानित किया गया है, जो कि 9.5% ऑफ हमारा GDP है। मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका 9.5% है 2021-22 के लिए। तो यहाँ पर अपने आप में ये एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा। अब इसका परिणाम जो है वो हमारी स्वास्थ्य फाइनेंसिंग जो है, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में हम व्यय करते हैं उस पर पड़ सकता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि कैसे हम हमारे हेल्थ फाइनेंसिंग को, मतलब हेल्थ क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना हम व्यय करते हैं उसको हम बैलेंस करके यहाँ पे लोगों पर भी भार कम कर सकते हैं और हमारे ओवरऑल जो GDP ग्रोथ रहेंगे हमारी इकोनॉमी के लिए भी वो कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है उस बारे में हम जानेंगे। तो बात की गई है कि इन्वायरमेंटल इको टैक्स होना चाहिए, तो इसकी क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम विश्व में उन देशों में होते हैं जो खुद अपनी जेब से यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च करता है, और खर्च करने वाले अमाउंट की बात करें तो अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा है। अगर 2011 की बात करें, यहाँ पर लोगों ने खुद अपनी जेब से जो व्यय करा है उसके आंकड़े देखें तो करीब 17.33% जो भारतीय जनसंख्या है उन्होंने अपनी आय का 10% या उससे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च किया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या का 3.9% जो है, करीब 4% के आसपास हो गया ये हमारी जनसंख्या का, इन्होंने तो अपनी आय का 25% जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च किया है। तो अगर हम वैश्विक लेवल पर देखें, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो यहाँ पर औसतन करीब 12.67% जो है वो लोग अपनी आय का यहाँ पर स्वास्थ्य, जो 12.67%
पॉपुलेशन जो है वो खुद से स्वास्थ्य सेवाओं में यहाँ पर खर्च करती है। तो हमारी भारतीय जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारतीय जनसंख्या बहुत ज़्यादा प्रतिशत है जो खुद स्वास्थ्य सेवाओं पे अपने जेब से ही खर्च करती है। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है भारत का 2019-20 की बात करें, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम हमारे जीडीपी का अगर हम 1% से 2.3% या अगर हम 4% हमारे जीडीपी का यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करें, तो जो लोगों के जेब पर भार पड़ता है हेल्थ सेवाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का, ये 65 से 30% तक यहाँ पर कम हो सकता है। मतलब लोग यहाँ पर जो एक मैक्सिमम एक्सपेंडिचर करते हैं उनकी आय का, वो कहीं और भी यहाँ डाइवर्ट हो सकता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से ओवरऑल लेवल पर एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो यहाँ पर इको टैक्स की बात की गई है, एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स की बात करी गई है, पर्यावरण सुधार और पर्यावरण कर की बात की गई है। तो बताया गया है कि आप पर्यावरण को अगर जो हानि पहुंचाते हैं तो उनके लिए एक टैक्स लेकर आ सकते हैं, लेकिन टैक्स रेट अगर हम देखना जाए तो अगर हम जीएसटी का उदाहरण देखते तो यहाँ पे बहुत सारी स्लैब्स हमें देखने को मिलती है, लेकिन वैसा नहीं होकर एक यूनिफॉर्म सिस्टम हमको लाना चाहिए जिस पर निर्भर रहा जा सके, जो अपने आप में एक पारदर्शी हो और उसके अलावा यहाँ पे अनुमान उसका लगाया जा सके। और उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि एनवायरनमेंट पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो नकारात्मक यहाँ पर परिणाम पड़ता है, उसी लेवल का आपको यहाँ पर टैक्स लगाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार का यहाँ पे उत्पादन हुआ है, कितनी खपत हुई है, और यहाँ पर जो गुड्स है, सेवा जो है और जो सेवाएं ली है उसमें कितना यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया गया है पर्यावरण की हानि में, उस हिसाब से यहाँ पर आपका कर होना चाहिए। तो यहाँ पर दो मेन टारगेट एरिया यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले आपका डिफरेंशियल टैक्स होना चाहिए व्हीकल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी जो होती है वो हर वाहन की अलग अलग अपने आप में होती है। उसके अलावा यहाँ पर जो टैक्सिंग फ्यूल्स है विच फीड इनटू एनर्जी जनरेशन, तो यहाँ पर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो वाहन है वो एनर्जी जनरेशन के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखने की हमें आवश्यकता है। उसके अलावा जो यहाँ पर वेस्ट जनरेशन होता है, जो अतिरिक्त यहाँ पर आप देखते हैं कि जो भी हमारा कचरा होता है या ऐसा उत्पाद जो प्रोडक्शन से निकलता है जो इस्तेमाल में नहीं है, उसको देखते हुए उसके साथ में नेचुरल रिसोर्स के रूप में से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस और भी ध्यान हम दे सकते हैं। तो 3 बड़े बेनिफिट बताए गए हैं। सबसे पहले जो हमारा फिशियल डेफिसिट है, हमारी अर्थव्यवस्था को एक मदद मिलेगी। उसके अलावा हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, अगर उस पर टैक्स लगाएंगे, अगर आप नकारात्मक प्रभाव डालते पर्यावरण पे, उस पर टैक्स लगाते हैं, तो कंपनियां इनोवेटिव वेज लेकर आएंगी कि कैसे हम हमारा टैक्स कम कर सके। इसका अर्थात ये हुआ कि कैसे हम पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। उसके अलावा यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में लोग खुद अपने जेब से बहुत ज़्यादा व्यय करते हैं, वैश्विक रूप से बहुत ज़्यादा व्यय हमारे भारत देश में होता है, तो इसको हम कम कर सकते हैं, जिससे हमारी जो गरीब जनसंख्या है उनको फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात ये बताई गई है कि नो एविडेंस ऑफ ग्रीन टैक्स लीडिंग टू नो ग्रोथ इकोनॉमी। तो अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ग्रीन टैक्स को अगर हम लगाते हैं तो वो नो ग्रोथ इकोनॉमी होंगी। मतलब इससे नकारात्मक यहाँ पे जो प्रमाण हमें या परिणाम हमें देखने को ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो हम ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में कर सकते हैं, इको टैक्स लगा सकते हैं, पर्यावरण को भी हम इससे साथ ही साथ बचा सकते हैं, और इस व्यय को हम स्वास्थ्य सेवाओं में इस्तेमाल करके हमारी गरीब जनसंख्या के लिए भी फायदा पहुंचा सकते हैं। चलिए, जो दूसरा आज का आर्टिकल है ये प्रमोटर्स की पर्सनल गारंटी के बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही में एक निर्णय दिया ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो क्या निर्णय दिया गया वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्रेडिटर्स है, मतलब जिन्होंने कर्ज दिया है, यहाँ पर जो देनदार है वो कंपनी के प्रमोटर्स जो होते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स मतलब जो फाउंडर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की है, उनके पास जा सकते हैं और उनसे अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है या दिवालिया हो जाती है, ऐसी स्थिति में जो प्रमोटर्स हैं उनसे वसूली की जा सकती है, वहाँ पर अगर पर्सनल गारंटी प्रमोटर्स की तरफ से दी हुई हो तो यहाँ पर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है इसमें भी बताया गया है कि लेंडर्स कैन ऑल्सो प्रोसीड अगेंस्ट प्रमोटर्स। तो जो देनदार है वो प्रमोटर्स के अगेंस्ट भी यहाँ पर जा सकते हैं जो भी रकम है उसकी वसूली के लिए।
उस अगर कंपनी यहाँ पर डिफॉल्ट करती है तो उसके अलावा लाइबिलिटी ऑफ द प्रमोटर, अगर यहाँ पर कितनी लाइबिलिटी रहती है प्रमोटर की, अगर वो हम देखें तो यहाँ पर कंपनी की ओर से जो भी लाइबिलिटी है उसके ओवर एंड अबाउ ये रहती है। मतलब अगर जो पूरा कर्ज लिया है कंपनी ने, कंपनी अपना सब कुछ बेच के यहाँ पर फिर भी अगर वो नहीं भर पाती है तो यहाँ पर जो पर्सनल गारंटी दी है प्रमोटर से उनसे वसूला जाएगा। तो पर्सनल गारंटी की अगर हम बात करें तो फर्निश्ड बाय प्रमोटर और प्रमोटर एंटिटी व्हेन बैंक्स डिमांड फॉर कोलैटरल ऑफ लोन्स। तो यहाँ पर जब भी आपको लोन दिया जाता है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, बैंक्स की तरफ से, एनबीएफसी की तरफ से, तो यहाँ पर कोलैटरल मतलब अगर आप कोई लोन ले रहे हैं तो उसके एवज में कुछ गारंटी के लिए बैंक या एनबीएफसी जो है वो मांगता है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी पर्सनल गारंटी अगर ऐसी स्थिति में देते हैं तो यहाँ पर इसे इन्वोक किया जा सकता है क्रेडिटर्स के द्वारा, देनदार जो है उनके द्वारा। तो बात करें तो गवर्नमेंट इसके फेवर में क्यों है? सबसे पहले जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो हमारे बैंक्स हैं, इसमें एनपीए की समस्या बहुत देखने को मिल रही है। तो ये अगर इस रास्ते से बैंक अपनी वसूली कर सकती है तो हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए ये एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। और अगर बैंकिंग सेक्टर ठीक रहता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर बनी रहती है। तो इसलिए यहाँ पे सरकार इसे प्रमोट कर रही है। उसके अलावा लोन देने के पहले अगर पर्सनल गारंटी देना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्यू डिलीजेंस जो है पूरा पड़ताल करके बैंक यहाँ पे लोन दे इस प्रोसेस को बनाए रखने के लिए भी सरकार इस जजमेंट के फेवर में है। 2019 दिसंबर की बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर आईबीसी में प्रोविजन इंक्लूड करे जिसमें उन्होंने CIRP जो है कॉर्पोरेट सॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को भी शामिल करा। उसमें यहाँ पे पर्सनल गारंटी की बात की गई थी। चलिए न्यूज़ इन फ्लैश की ओर आते हैं। तो पहला जो हमारा आज का समाचार है ये चक्रवात यास के बारे में है। नॉर्थ उड़ीसा जो है मतलब उत्तर ओडिशा जो है वहां पर ये टच करेगा ऐसा कहा जा रहा है, जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, उसके अलावा जो बांग्लादेश है, इसके भी जो तटीय क्षेत्र है वहां पर चक्रवात यास का प्रभाव रहेगा। बताया जा रहा है कि हवाओं 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद में जो दूसरी खबर है ये कोवैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पर WHO की तरफ से भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसे अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। इसका अर्थात ये है कि अगर आपने कोवैक्सीन ली है और आपके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर थोड़े ईज होते हैं और वैक्सीनेटेड लोगों को उड़ने की ट्रैवल करने की हवाई मार्ग से अगर यहाँ पर अनुमति मिलती है तो कोविशील्ड लगाए हुए लोगों को तो मिल जाएगा, लेकिन कोवैक्सीन को WHO ने अपनी लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं किया है। तो यहाँ पर इन पर कोवैक्सीन को नहीं वैक्सीन लगाने के बराबर ही माना जा सकता है। तो यहाँ पर सरकार जो है वो पुश कर रही है कि कैसे कोवैक्सीन को WHO की लिस्ट में शामिल किया जाए। उसके अलावा जो EU की यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है EMA, उनकी भी लिस्ट में यहाँ पे शामिल करने के लिए सरकार ने प्रयास करने शुरू कर दिए है। उसके अलावा एवर स्लो ग्रीन फिल्म जो है इसे अभी चेंज नाउ समिट जो हो रही है पेरिस में, उसमें स्क्रीन किया जाएगा। तो एरो विलिन क्रिस्टोफ फॉल जो है उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। वेल्लीपुरम एक प्लेटू है, डेजर्ट प्लेटू है तमिलनाडु में। यहाँ पे अफॉरेस्टेशन देखने को मिला, मतलब यहाँ पर वापस जंगल को उगाया गया, वापस लोगों के द्वारा जंगल को उगाया गया, उसी पर ये डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है। तो अपने आप में काफ़ी एक गर्व का विषय है कि जब ऐसी डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पर जगह मिल रही है स्क्रीनिंग के लिए, मतलब वास्तविकता में हम जान सकते हैं कितना सक्सेसफुल ये अफॉरेस्टेशन यहाँ पर होगा तमिलनाडु के इस वेल्लीपुरम क्षेत्र में। चलिए तो न्यूज़ इन फ्लैश की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र बत्रा जो है एक बहुत ही मुख्य नरेंद्र बत्रा जो है भारत का नाम इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से रोशन किया है विश्व में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है FIH, उसके दूसरी बार ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, नामांकित यहाँ पर इनका चुनाव हुआ है, चयनित किए गए हैं। तो इन्होंने मार्क कॉड्रन जो है बेल्जियम के, उनको एक नज़दीकी मुकाबले में हराया है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बॉडी वर्चुअल 47th कांग्रेस जो हुई थी इसमें 2 वोट से इन्होंने अपनी जीत मार्क से दर्ज करी है। उसके अलावा जो हमारा अगला न्यूज़ इन फ्लैश है ये पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी के बारे में है। संस्कृत के बहुत ही प्रख्यात ये माने जाते थे ज्ञानी। तो इनकी 86 वर्ष की आयु में यहाँ पर इनकी मृत्यु
हो गई है। ये ओरिजिनली एमपी से बिलोंग करते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर रह चुके हैं संस्कृत के। उसके साथ में कालिदास संस्थान वाराणसी के ये संस्थापक है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है 1991 में। उसके अलावा इनके अगर मुख्य काम देखा जाए तो संस्कृत की जो इनकी एपिक पोयम है सीता चरित्रम, उसके साथ में स्वतंत्र संभवम, ये उनके कुछ मुख्य कार्य है। उसके अलावा नेशनल कॉमनवेल्थ डे 24 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे वैसे तो अगर हम देखें तो सेकेंड मंडे ऑफ मार्च हर साल इसे मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये दर वर्ष 24 मई के दिन मनाया जाता है। इससे पहले जैसे अगर हम जो ब्रिटिश एम्पायर के जितने भी देश थे उनका जो समूह है उसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस कहते हैं। इसके अलावा इसे एम्पायर डे के रूप में भी बनाया जाता है। एम्पायर डे इससे पहले कहा जाता था, उसके बाद में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में इसे कॉमनवेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप लॉसिको की वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिको।